नमस्कार बच्चों, आपका मुजफ्फरनगर ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन चल रहा है और शासन प्रशासन द्वारा ऑनलाइन क्लास चलाने का निर्देश दिया है। हमारे जिले की जिलाधिकारी महोदया सेल्वा कुमारी जयराजन और हमारे जिला विद्यालय निरीक्षक श्री गजेंद्र कुमार जी ने भी हमें ऑनलाइन क्लास के लिए निर्देशित किया है। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं और आपसे हमारा निवेदन है, आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अनावश्यक रूप से बिल्कुल बाहर नहीं निकलें। यदि आपको कोई आवश्यक कार्य है तो मास्क लगाइए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। बाहर से जब भी अपने घर पर आएं तो आप अपने हाथों को अच्छी प्रकार 30 सेकंड तक आपको धोना है और फिर उसके बाद अगर संभव हो सके तो आप गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिए, थोड़ा पीने में भी और अपने हाथ पैर धोने में भी। आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। मैं राजकुमार जैन आपको केमिस्ट्री कक्षा 12 की केमिस्ट्री रसायन विज्ञान के बारे में पढ़ाऊंगा। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 2 के विलियन चैप्टर अर्थात सॉल्यूशन चैप्टर में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हिंदी में कहते हैं अनुसंख्यक गुण। क्या कहते हैं? अनुसंख्यक गुण। जैसे कि इसके नाम में मैंने आपको बताया, नाम है अनुसंख्यक गुण। अंग्रेजी में कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अनुसंख्यक गुण जैसे इसके नाम में ही लिखा है, यह अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। वे गुण जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। तो इसकी परिभाषा बनती है, किसी विलयन के वे भौतिक गुण जो विलायक की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय पदार्थ के कणों की संख्या, ये कण अणु भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, ठीक है, विलेय पदार्थ के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, अनुसंख्यक गुण कहलाते हैं। जैसे परासरण दाब, जैसे वाष्प दाब का अवनमन, जैसे क्वथनांक का उन्नयन, जैसे हिमांक का अवनमन, ये कुछ इसके एग्जाम्पल हैं। इनको डिटेल में हम इस चैप्टर में अध्ययन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अनुसंख्यक गुण की परिभाषा सिंपल सी हो गई, किसी विलयन के वे भौतिक गुण जो विलायक की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय पदार्थ के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, अनुसंख्यक गुण कहलाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में परासरण दाब, वाष्प दाब में अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, ठीक है, और भी होते हैं। अब हम सबसे पहले जो हमने पहला आपको बताया वो बताया परासरण दाब। परासरण दाब, परासरण दाब माने ऑस्मोटिक प्रेशर। ये हमारा एक अनुसंख्यक गुण है। तो इसमें सबसे पहले हमें सीखना पड़ेगा परासरण, कि परासरण क्या है, फिर हम सीखेंगे कि परासरण दाब क्या है। तो परासरण क्रिया क्या होती है? एक क्रिया आपने बहुत देखी होगी, विसरण कहते हैं जिसे, डिफ्यूजन। जैसे आपने देखा कि हम अभी इस कमरे में आए और आपने देखा होगा कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति कमरे में आता है जिसने या तो खुशबूदार तेल लगाया है या जिसने कोई सेंट लगाया है, तो वो जैसे ही कमरे में प्रवेश करता है तो हमें एकदम उसकी खुशबू आने लगती है। तो ये होता है विसरण। विसरण को हम साधारण अर्थ में फैलना भी कहते हैं। तो जो विसरण क्रिया है वो अगर हम रासायनिक रूप से देखें तो क्या है? विसरण क्या है कि किसी विलयन में विलेय के कणों का या विलायक के कणों का, दो ही प्रकार के कण होते हैं, विलेय के कण और विलायक के कणों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर प्रवाहित होना। याद रख लेंगे इस बात को, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर प्रवाहित होना क्या कहलाता है? हमारा विसरण कहलाता है।
और परासरण क्या है? परासरण इससे हमारा उल्टा होता है। वहां किसी विलयन में जो परासरण क्रिया है उसमें विलायक के कणों का, केवल विलायक के कण ध्यान रखना है, विलायक के कणों का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर प्रवाह होना परासरण कहलाता है। ठीक है। विसरण क्रिया क्या है? विसरण जैसे मैंने आपको बताया था अभी, सेंट या तेल वाली बात, ऐसे ही हम विलयन में देखते हैं कि जैसे आपने स्याही की एक बूंद ली और एक बड़ी बाल्टी है जो बिल्कुल साफ पानी से भरी है, और जैसे आप उसमें वो इंक की ड्रॉप डालते हैं तो आप देखते हैं सारा पानी हमारा रंगीन दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वो जो इंक की ड्रॉप थी वहां उस इंक की कंसंट्रेशन ज्यादा थी, सांद्रता ज्यादा थी, और पानी में इंक की सांद्रता कैसी है? कम। तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन हुआ, तुरंत इंक के कण कम सांद्रता की ओर फैल जाते हैं और वो विलयन का जो कलर है वो कैसा हो जाता है? इंक जैसा हो जाता है। इंक लाल रंग की होती है तो लाल हो जाता है, सफेद नीले रंग की होती है तो नीला हो जाता है। अब ऐसे ही परासरण क्रिया में हमारा क्या होता है? कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन और विलायक के कणों का। लेकिन इसमें एक विशेष चीज और होती है जिसे हम कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। क्या होती है? अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली ये झिल्ली अंग्रेजी में कहलाती है SPM, मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है जी। अब इसके बारे में बात करेंगे। पहले हम आपको बता देते हैं कि जो झिल्लियां होती हैं ये मुख्यतः 3 प्रकार की रहती है। एक पारगम्य झिल्ली होती है, एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है और एक चयनात्मक झिल्ली होती है। पारगम्य झिल्ली मतलब चाहे विलेय का कण हो चाहे विलायक का कण हो, कोई भी जाओ कोई भी आओ, उस पारगम्य झिल्ली के आर पार विलेय और विलायक के कण दोनों आते जाते रहते हैं। ठीक है। ऐसी झिल्ली जिसके आर पार विलेय और विलायक दोनों के कण हो जाते हैं क्या कहलाती है? पारगम्य। और अर्धपारगम्य झिल्ली वह झिल्ली जिससे केवल विलायक के कण आर पार होते हैं। ध्यान रखनी है बात, क्योंकि ये ही हमारा मेन है। वह झिल्ली जिससे केवल विलायक के कण आर पार होते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। और एक है चयनात्मक झिल्ली। चयनात्मक मतलब वो चयन करेगी। जैसे आप जो हमारी कोशिका होती है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है कोशिका के अंदर। ठीक है। तो वो जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो झिल्ली अंदर का जो द्रव होता है उस द्रव में बाहर का जो द्रव होता है, 2 अलग अलग द्रव, एक झिल्ली जिसके चारों ओर है वहां द्रव है और एक उससे बाहर द्रव है। तो उस बाहर के द्रव में से वो चयन करती है कि मुझे अंदर किस चीज की आवश्यकता है। जिस चीज की उसे आवश्यकता होती है वो उसे अंदर ग्रहण कर लेती है और जो ज्यादा होता है उसे वो बाहर निकाल देती है। ऐसी झिल्ली को हम चयनात्मक झिल्ली कहते हैं। ठीक है। जैसे हम अभी थोड़ी सी मजाक कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? जैसे भंडारा है, भंडारे में कोई भी आओ खाओ और जाओ। ठीक है। भंडारे में तो कोई भी आके खा के जा सकता है, लेकिन एक आपने भंडारा किया और एक आपने भंडारे के बाद अब आ गई आपकी भंडारा तो हो गया पारगम्य झिल्ली। और अगर हम बात करें अर्धपारगम्य झिल्ली की, तो अर्धपारगम्य झिल्ली में जैसे हम कोई विशेष प्रकार का भोज करें, इसमें हमने क्या किया कि भाई आज हमारे यहाँ भोज है तो हमने विशेष लोगों को बुला लिया और वे आए। ठीक है। उसमें भी कुछ लोग हमारे आते रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो चयनात्मक झिल्ली होती है, आपने कुछ ऐसी शादी देखी होंगी जिस शादी में जब हम कार्ड दिखाते हैं तभी उसके अंदर एंट्री मिलती है, वो होगी चयनात्मक झिल्ली। जिनके पास वो कार्ड होता है वही उसके अंदर एंट्री कर सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से ये तो रह गई मजाक की बात। तो जो पारगम्य झिल्ली है उससे विलेय और विलायक के दोनों कण
आर पार जा सकते हैं, जो अर्धपारगम्य झिल्ली केवल विलायक के कण आर पार जा सकते हैं, और जो चयनात्मक झिल्ली होती है उससे केवल हमारे वही कण आर पार जाएंगे जिसकी वहां आवश्यकता होती है। खैर, बात करते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली की। वह झिल्ली जो केवल विलायक के कणों को आर पार जाने देती है अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। यह कृत्रिम और प्राकृतिक दो प्रकार की रहती है। प्राकृतिक रूप से तो ये हमारी कौन सी होती है, जैसे बकरे के मूत्राशय की जो झिल्ली होती है उससे बनी होती है, या जो अंडा होता है उसकी कोशा झिल्ली होती है उससे बनी होती है, या अंगूर होता है उसकी जो आवरण झिल्ली होती है वो भी अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। और जो कृत्रिम है वो बनी रहती है कॉपर फेरोसाइनाइड की या कैल्शियम फास्फेट की। किसकी बनी रहती है? कॉपर फेरोसाइनाइड की, Cu2FeCN6 कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी रहेगी, या कैल्शियम फास्फेट की Ca3PO4 इसकी बनी रहती है। तो ये हमारी कृत्रिम झिल्ली होती है। और जो प्राकृतिक झिल्ली होती है वे कमजोर होती हैं, टूट जाती हैं, लेकिन कृत्रिम झिल्ली हमारी टूटती नहीं है, ये मजबूत होती है। तो परासरण के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। जैसे अभी मैंने आपको परासरण के लिए बताया था कि परासरण क्या क्रिया है? वह क्रिया जिसमें विलायक के कण किस सांद्रता से, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करते हैं, परासरण कहलाती है। उसमें हमें एक लाइन जोड़नी बहुत जरूरी है। वह क्रिया जिसमें विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, अगर अर्धपारगम्य झिल्ली का सिस्टम वहां नहीं है तो वो परासरण क्रिया नहीं होती। अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करते हैं तो यह क्रिया परासरण कहलाती है। विसरण में हमारी ऐसी कोई बैरियर नहीं है, ऐसी कोई नीड नहीं है, कोई झिल्ली की आवश्यकता नहीं है। विसरण हमारा बिना झिल्ली के होता है। तो परासरण और विसरण दो चीजें आपको बताई। विसरण का उदाहरण मैंने आपको इंक डाल के बताया, और परासरण का उदाहरण आप देख लीजिए। आप शाम में अपने घर पे क्या करें, मुनक्का रख देते हैं पानी में भिगो के। तो मुनक्का जब सुबह को देखते हैं तो फूल जाते हैं। कहाँ, क्यों, क्या हुआ? क्योंकि पानी की जो सांद्रता है वो कम है, और जो मुनक्का के अंदर वो सिरपी लिक्विड है, विस्कस, उसकी सांद्रता अधिक है। और जो मुनक्का की झिल्ली है वो काय का काम करती है? अर्धपारगम्य झिल्ली का। इसीलिए वो पानी धीरे 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 अधिक सांद्रता की ओर गमन कर जाता है और परासरण की क्रिया हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गया आपको परासरण क्या है और दूसरा हमारा विसरण क्या है। अब परासरण और विसरण में अंतर क्या है ये भी हमें जान लेना चाहिए कि परासरण और विसरण में क्या अंतर होता है। तो परासरण और विसरण में अंतर के लिए हम जानते हैं, एक तरफ हमने लिख दिया परासरण ओस्मोसिस, और एक तरफ हमने लिख दिया विसरण डिफ्यूजन। ठीक है, अब इनका हम देखते हैं अंतर। देखो भाई, सबसे पहला अंतर अगर आपको परिभाषा याद हो, पहला अंतर यह है इसमें कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, अधिक सांद्रता की ओर प्रवाह होता है, प्रवाह होता है। ठीक है, इसमें मैंने क्या बताया था, इसमें अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर प्रवाह होता है, की ओर प्रवाह होता है। दूसरी बात, ये तो हो गया पहला।
दूसरा अंतर, इसमें मैंने आपको बताया था परासरण में केवल विलायक के कण गति करते हैं, प्रवाह जो है वो विलायक के कणों का है, ठीक है। इसमें केवल विलायक के कण गति करते हैं, इसमें दोनों विलेय तथा विलायक दोनों के कण गति करते हैं। तीसरी बात, इसमें मैंने आपको एक विशेष बात बताई थी, क्या होना जरूरी है, क्या कह रहे हैं, अर्ध पारगम्य झिल्ली, करेक्ट। अब आप समझने लगे हैं, बिल्कुल सही। इसमें अर्ध पारगम्य झिल्ली मैंडेटरी है, आवश्यक, पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। इसमें अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती, झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, ये तीन अंतर हो गए, क्लियर हो गया आपको। परासरण क्या है, विसरण क्या है, एक एक एग्जांपल देते हैं 4 नंबर पे। जैसे किशमिश को जल में भिगोने पर वह फूल जाती है, ठीक है। और इसका चौथा उदाहरण देंगे, जैसे जल से भरे पात्र में क्या डालें, पात्र में इंक डालने पर जल रंगीन हो जाता है। तो ये हमारी क्रिया होगी परासरण और विसरण। अब आता है हमारा परासरण दाब। देखो, परासरण दाब को हम बहुत ही सिंपल अगर लैंग्वेज में परिभाषित करें तो सिंपल कहेंगे, वह दाब जो परासरण की क्रिया को रोक देता है, परासरण दाब कहलाता है। दूसरा, वह दाब जो परासरण के कारण उत्पन्न होता है, परासरण दाब कहलाता है। क्योंकि परासरण के कारण जो उत्पन्न दाब हुआ, उसे जो दाब रोकेगा वो उतना ही होगा। तो वह दाब जो परासरण के कारण उत्पन्न होता है, या वह दाब जो परासरण की क्रिया को रोक देता है, क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। ये तो हुई हमारी सिंपल डेफिनेशन। जब कुछ याद नहीं रहे तो लिख दो कि परासरण की क्रिया से उत्पन्न होने वाले दाब को परासरण दाब कहते हैं, या जो परासरण को रोक देता है उस दाब को परासरण दाब कहते हैं। लेकिन इसकी परिभाषा जब एग्जाम में आती है तो हमें इसकी परिभाषा को चित्र सहित लिखना होता है। 1 नंबर में भी परिभाषा है तो आप इसका चित्र जरूर बनाएं। तो हम परासरण दाब की परिभाषाएं पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं परासरण दाब की परिभाषा, और चित्र भी बनाता हूं मैं, साथ साथ आपको दिखाता हूं। ये प्रथम परिभाषा है, देखिए आप, पहले मैं आपको इस चित्र से समझाऊंगा और फिर इसकी परिभाषा बताऊंगा। ये हमारा एक जल से भरा पात्र है, जल मतलब विलायक, ठीक है। और यहां हमने एक थिसिल नली ली और इसे उल्टा कर दिया, उल्टी करके लगा रखी। इसका जो ऊपर वाला सिरा है वो नीचे है, और इस थिसिल नली पे हमने ऊपर बांध रखा था जी एक झिल्ली बांध रखी थी, जिसे कहते हैं एसपीएम। क्या कहते हैं जी, एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अर्ध पारगम्य झिल्ली। कहां बंधी है, इस थिसिल नली के ऊपर बंधी है, और यहां हमने इसके अंदर भर रखा था विलियन। क्या भर रखा था, विलियन।
ये हो गया जी हमारा थिसिल नली, और ये आप इसे रोक दें। आप अच्छी पेंसिल फीती है ना उससे बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। हमें तो आपको केवल इसके कंसेप्ट समझाना है और उससे आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा परासरण दाब क्या है। ठीक है जी, ये हो गया हमारा, ये हमारी उल्टी थिसिल नली है। एक बार मैं आपको इसको सीधी करके भी दिखा दूं। सीधी थिसिल नली कैसी रहती है? ऐसी रहती है भाई साहब। ठीक है जी, ये हमारी सीधी थिसिल नली होती है, और यहां हमने भर दिया इसमें विलियन, और इस पे लगा दिया हमने, और इसे उलट दिया। ठीक है जी, उलट करके आ गई। तो ये हमारा हो गया क्या? परासरण दाब की प्रथम परिभाषा के लिए ये हमारा चित्र हो गया। अब देखो भाई, विलायक है या नीचे, तो विलायक के कण, विलायक में जो सांद्रता है वो कम होती है और विलयन की सांद्रता अधिक होती है। तो अब विलयन में जान लगेगा जी विलायक के कण, क्योंकि अर्धपारगम में झिल्ली से कौन से कण जा सकते हैं? केवल विलायक के कण। तो ये विलायक के कण जब इधर आएंगे तो यहां इस झिल्ली पर प्रेशर बनना शुरू होगा। इस द्रव के कारण दाब बढ़ेगा क्योंकि इसका वजन बढ़ेगा। तो इस द्रव की स्थिति से उत्पन्न दाब, अब देखो परिभाषा निकल के आ रही है, किसी विलयन का परासरण दाब वह द्रव स्थितिकी दाब है जो क्या, जो किसी विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक रखने के लिए उत्पन्न होता है। कैसे? जैसे ये दाब इतना हो जाएगा कि अब वो जो परासरण क्रिया हो रही वो बंद हो जाएगी, तो इस दाब ने क्या रोक दिया हमें? परासरण। और वह दाब जो परासरण को रोक देता है क्या कहलाता है? परासरण दाब। तो ये जो द्रव की स्थिति से उत्पन्न हुआ तो हम क्या कहेंगे? वह द्रव स्थितिकी दाब, द्रव की स्थिति से उत्पन्न हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, वह द्रव स्थितिकी दाब जो विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक माने अलग, क्योंकि जाना बंद हो जाएगा, पृथक रखने से या के लिए उत्पन्न होता है। क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है। ठीक है जी, ऐसा हो सकता है कि आपको ये साफ समझ नहीं आ रहा हो, लेकिन मेरे शब्दों का ध्यान करिए आप। वह द्रव स्थितिकी दाब जो विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक रखने के लिए उत्पन्न होता है, परासरण दाब कहलाता है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, वह द्रव स्थितिकी दाब जो विलयन में अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा उत्पन्न परासरण क्रिया को रोक देता है। क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है। अब एक दूसरी परिभाषा, द्वितीय परिभाषा, ये हो गई क्लियर आपको? चलिए दूसरी परिभाषा देखेंगे। देखो मैंने आपको बताया कि इस परिभाषा को चित्र सहित ही लिखेंगे। जब ये परिभाषा आए तो चित्र भी आपको देना है, ऐसा नहीं कि चित्र नहीं देना। चलो देखो, एक हमने ले लिया पात्र जिसमें दो मुंह हैं और एक मुंह में केश नली लग रही। केश नली हम उस नली को कहते हैं जिसमें पतली नली हो और अंशांकित हो, मतलब उसमें निशान लग रहे हो, तो एक केश नली बन गई भाई। और यहां हमने ये दो मुंह की आपकी देखो ये पात्र है, और इसमें एक बीचों बीच यहां एसपीएम लग रही भाई। क्या लग रही? एसपीएम। और यहां है जी विलायक।
है विलायक, और इसमें हमने भर रखा विलियन। क्या भर रखा है भाई? विलियन। और भाई हमने यहां एक लगा दिया पिस्टन। पिस्टन जो दाब बढ़ाता है, दाब घटाता है। पिस्टन को दबाते हैं तो दाब बढ़ता है, हटाते हैं तो दाब घटता है। तो हम क्या करते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली ये लगी है एसपीएम, तो आप देखेंगे विलायक के कण विलियन में आने लगेंगे। हमें कैसे पता लगेगा कि विलियन के कण आने लगे? यहां जो तल होगा केशनली का वो घटना शुरू हो जाएगा, नीचे को आने लगेगा, तो हम समझ जाएंगे परासरण क्रिया प्रारंभ होगी। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस पिस्टन से धीरे 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 दाब बढ़ाएंगे। जब दाब बढ़ाएंगे तो जब तक बढ़ाएंगे कि जब तक कि वापस वो केशनली का तल स्थिर ना हो जाए। अब आप कहोगे कि विलायक के कण वापस चले गए क्या? ऐसा नहीं है। केशनली का सिद्धांत होता है कि केशनली में ऊपर तक ही जाके एक स्थान तक द्रव रुकता है। ठीक है, तो जैसे ही हम यहां प्रेशर इसके इक्वल आ जाएगा तो अपने आप वो तल वहां चला जाएगा। तो यहां पर ये जो हमने दाब लगाया, इस दाब ने विलायक के कणों का अंदर आना रोक दिया। अर्थात कौन सी क्रिया रोक दी? परासरण क्रिया। तो परिभाषा क्या बन गई? किसी विलियन पर लगाया गया वह अतिरिक्त न्यूनतम बाह्य दाब, बाहर से लगाया, अतिरिक्त लगाया, अलग से लगाया गया ना, अतिरिक्त न्यूनतम दाब जो क्या करेगा, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलियन से विलायक को पृथक करने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, फिर से समझाता हूं। किसी विलियन पर लगाया गया वह अतिरिक्त न्यूनतम दाब, पिस्टन द्वारा लगाया गया, किसी विलियन पर लग रहा है, किसी विलियन पर लगाया गया वह अतिरिक्त न्यूनतम दाब जो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलियन को विलायक से पृथक रखने के लिए लगाया जाता है। किस पर? विलियन पर। उसका परासरण दाब कहलाता है। क्लियर हो गई परासरण दाब की परिभाषा। ठीक है, अब परासरण दाब को ज्ञात कैसे करते हैं? तो परासरण दाब ज्ञात करने की अनेक विधियां हैं, लेकिन सबसे जो मेन विधि है उस विधि का नाम है बर्कुले हार्टले विधि। क्या नाम है? बर्कुले हार्टले विधि। अब इस विधि को हम एक चित्र द्वारा समझते हैं। देखो भाई, ये है बर्कुले हार्टले विधि का चित्र। मैं आपको पहले से समझा देता हूं कि कैसे ये चित्र होता है। ठीक है, जैसे देखो ये हमारे पास एक पेन है, समझ लो आप इसे, थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा क्लियर सा। इस पेन के अंदर यहां अगर आप देखेंगे तो एक और नली है, देखा होगा आपने ये पेन, ये इस नली के अंदर जैसे आप नल के, जब नल में गाड़ा जाता है तो उसमें एक नली डालती है छेद वाली। ऐसे ये मान लो कि ये जो अंदर वाली नली है ये छेद वाली है। कैसी है? छेद वाली। और इसके अंदर हमने भरा विलायक। क्या भरा? विलायक। और फिर इसके चारों तरफ हमने लपेट दी अर्धपारगम्य झिल्ली उन छेद के ऊपर। क्लियर हो गया कि इस चारों तरफ छेद वाली एक कांच की छिद्रित नली है और इसमें हमने अंदर विलायक भरा और फिर ये एक स्टील का बेलनाकार बर्तन और इसमें हमने इसे ऐसे फिट कर दिया। ठीक है, ये दोनों तरफ से ओपन होती है, इसमें तो ओपन नहीं है लेकिन दोनों तरफ से ओपन मानेंगे आप। ठीक है जी, और फिर उसके बाद हमने एक नली, देखो ये आप देखो ये नली हमारी बिल्कुल सीधी अंदर से आती है, तभी ये चलता रहता है क्योंकि सीधी इंक वहां से आती है। ऐसी एक नली यहां से निकाल के हमने रख दी और एक इधर से निकाल दी और इसे हमने ऐसे काट दिया। ठीक है, कैसे काट दिया? एलएस सेक्शन हो गया इसका, अनुदैर्ध्य काट। कौन सी काट हो गई? अनुदैर्ध्य। इसे हमने ऐसे काट दिया बिल्कुल, तो हमें ये ऐसा दिखाई देगा। देखें आप, ये हमारी एक कांच की छिद्रित नली है जिसके अंदर हमने विलायक भरा है। क्या भरा है? विलायक। और ये बाहर जो आपको दिखाई दे रहा है ये स्टील का बर्तन है, ये लिखा है स्टील का बर्तन।
इसमें हमने ये विलयन भर रखा है। क्या भर रखा है? विलयन। ये वो विलयन है जिसका हमें परासरण दाब ज्ञात करना होता है। ठीक है, इसमें से जो हमारी अंदर वाली इस स्टील के बर्तन में हमने फिट कर दी नली, यहां एसपीएम चढ़ी है चारों तरफ, तो इधर भी दिखेगी और इधर भी एसपीएम, अर्धपारगम्य झिल्ली। और इसके अंदर मैंने आपको बताया क्या है? विलायक। क्या है बेटे? विलायक। और ये क्या है? विलयन, सॉल्यूशन, जिसका हमें परासरण दाब ज्ञात करना है। ये बहुत आसान विधि है, सरल विधि। ये थोड़ा आपको वैसे भारी लगेगी, लेकिन ये एक एपरेटस है, इसमें बहुत आसानी से अंदर विलायक भरो, बाहर वाले में विलयन भरो और बस अपना परासरण दाब फटाफट आने लगता है। तो ये हमने विलायक भरा। अब इसमें से एक नली केश नली निकल गई और इधर से एक टोटीदार फनल जिससे हमने विलायक भरा है। ठीक है, विलायक भर के हमने बंद कर दिया, केश नली का स्थान नोट कर लिया। अब क्या होगा? क्योंकि अर्धपारगम्य झिल्ली चारों तरफ है इसके, तो इसमें से विलायक के कण कहां जाने लगेंगे? विलयन में जाने लगेंगे भाई, चारों तरफ से। और क्या होगा कि ये तल घटने लगेगा। हम समझ जाएंगे कौन सी क्रिया प्रारंभ हो गई है? परासरण क्रिया प्रारंभ हो गई है। फिर अब हम क्या करें कि जब परासरण क्रिया प्रारंभ हो गई है तो हमें परासरण दाब ज्ञात करना है। तो यहां से हम इस पे पिस्टन से दाब लगाना शुरू करेंगे धीरे धीरे। ये जो दाब लगेगा, ये यहाँ दाब मापी लगा है, इसमें नोट होता जाएगा। तो जब हम यहां से दबाएंगे धीरे धीरे, तो धीरे धीरे दबाते दबाते इस समय ऐसा आएगा कि केश नली का तल आकर अपनी जगह पर स्थिर हो जाएगा। तो हम समझ जाएंगे परासरण क्रिया रुक गई है। और वो जो हमने दाब लगाया उसे हम क्या कहेंगे? परासरण दाब, उसे नोट कर लेंगे। ये हमारी दूसरी वाली जो परिभाषा थी उस पर आधारित है, विलयन पर लगाया गया बाह्य दाब है जिसे हम नोट कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? इस विधि की विशेषताएं क्या है? एक तो समय कम लगता है, फटाफट भरो और फटाफट परासरण दाब ज्ञात करो। दूसरा, इस विधि में चूंकि कांच की छिद्रित नली के चारों तरफ हमने क्या लपेट रखी है? अर्धपारगम्य झिल्ली, तो उसे क्या मिल जाता है? सपोर्ट मिल जाती है। तो ये अर्धपारगम्य झिल्ली अगर हम प्रेशर भी लगाते हैं तो टूटती नहीं है। अर्धपारगम्य झिल्ली टूटने का खतरा नहीं रहता है। दूसरा, अगर परासरण दाब अधिक भी हो, क्योंकि अधिक होगा तो दाब ज्यादा लगाना पड़ेगा, तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, तो भी इसमें हमें शुद्ध पाठ्यांक प्राप्त होता है। तो तीन बातें, समय कम लगता है, सरलता से इसे हम प्रयोग कर सकते हैं, एक बात। दूसरी बात, इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली टूटने का खतरा नहीं रहता। और तीसरी बात, जो इसकी मुख्य बात मैंने आपको बताई कि अधिक परासरण दाब वाले द्रवों का परासरण दाब भी हम इससे ज्ञात कर सकते हैं। तो इस चित्र को आप एक दो बार बना के देख लें। साधारणतः देखा जाता है कि चित्र बोर्ड में पूछने के लिए विधि आ जाती है, तो हमें चित्र भी बनाना पड़ता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे दो ऐसे द्रवों की जिनके परासरण दाब हमें पता है। तो एक का परासरण दाब कम होगा और एक का ज्यादा होगा। तो आपको बताते हैं, एक और टर्म आ जाती है, अति परासारी विलयन और अधो परासारी विलयन। अति माने अधिक, अधो माने नीचे होता है, कम। तो दो विलयनों में ऐसा विलयन जिसका परासरण दाब अधिक होता है वो अति परासारी विलयन, और जिसका कम होता है वो अधो परासारी विलयन। तो मैंने ये कंपेरेटिव वाला आ गया। जैसे मैंने आपको एक बार और बताया था कि कंपेरेटिव वाले जब होंगे तो दो में ही, जैसे तनु और सांद्र, दो में जिसमें सांद्रता अधिक, जिसमें पदार्थ की मात्रा अधिक वो सांद्र, जिसमें पदार्थ की मात्रा कम वो तनु। ऐसे ही यहां दो जो हमारे विलयन है उनमें जिसका परासरण दाब अधिक, दो विलयनों में जिसका परासरण दाब अधिक होता है वो अति परासारी विलयन माने कहलाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इंग्लिश में, अति परासारी विलयन। और जिसका परासरण दाब कम होता है उसे कहते हैं अधो परासारी विलयन, हाइपोटोनिक। और एक अगर दोनों विलयन के परासरण दाब समान हो जाएं तो क्या कहेंगे? समपरासारी विलयन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो समपरासारी विलयन वे विलयन हैं जिनके परासरण दाब स्थिर ताप पर, कंडीशन है स्थिर ताप पर, कैसे होते हैं? क्योंकि परासरण दाब टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो इसलिए दोनों का टेम्परेचर सेम रहना चाहिए। स्थिर ताप पर वे दो विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं क्या कहलाते हैं? समपरासारी विलयन कहलाते हैं। और समपरासारी विलयनों के लिए हम एक सूत्र प्रयोग करते हैं,
अभी आपको सूत्र बताएंगे तब आपको आएगा W1/M1V1 बराबर W2/M2V2। ये आपको अभी हम जब सूत्र बताने जा रहे हैं तो आपको ये सब क्लियर किए जाएंगे।